नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, इसका नाम है एजुलॉजी। वीडियो की सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी बुक्स, और एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ाने का वो तरीका है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 से लेके 12 तक की सभी बुक्स के चैप्टर वाइज मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और उन्हीं 5 से 10 क्वेश्चन में आपको 10 से 20 या हो सकता है 30 क्वेश्चन भी तैयार करने को या याद करने को मिलेंगे। जी हां, बहुत ही स्पेशल और शॉर्ट मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो मेमोरी में एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के तरीके हैं वो बिल्कुल ही बदल के रख जाएंगे, और आप इन क्वेश्चंस को परमानेंट अपनी मेमोरी में सेट कर पाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं आज का चैप्टर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड या और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर आप बहुत सारी वीडियोस के प्रति अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय रहते मिल सके। इसके अलावा यदि आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और पढ़ते हैं आज का चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 6। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये है एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है। और चैप्टर है 3, ये लिखा ही है। चैप्टर है कौन सा, सब्जेक्ट पर लिख लेते हैं, ये है साइंस। क्या है भाई ये, साइंस, ठीक है। और उसका चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे आज। मैंने कल चैप्टर नंबर 1 और 2 आपको पढ़ा दिया है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब आपको बतानी है ये बात कि भाई धागा जो है वो पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, ये तो क्लियर है, लेकिन इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला क्या कह रहा है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट जैसे जो तंतु हैं वो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये भी ठीक है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं नोट्स के हिसाब से आपको बताता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले लाइन में इसने बताया रुई और जूट जैसे जंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, तो इनकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो धागा है वो केवल एक तंतु से नहीं, वो अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से, अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से, ठीक है भाई, पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। और रुई और जूट जो है जैसे तंतु जो है वो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। दूसरे में अगर बात करें, ये जो जूट होता है और पटसन के रेशे ये सिमिलर हैं। जूट जो है किससे मिलता है, पटसन के रेशों से मिलकर बनता है। और पटसन क्या है, एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। पटसन क्या है भाई, एक द्विबीजपत्री जिसमें 2 बीज हों रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं, पाट या पटुआ भी कहते हैं भाई। ये भी आप क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। पाट या पटुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब जूट जो नारियल का बाहरी आवरण ये बता रहा है, ये हमें गलत लग रहा है। और अगले देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी किसी एक ऑप्शन से आपको संतुष्ट नहीं होना है। अगला कह रहा है रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये तो क्लियर है। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें जो रेशम तंतु है वो रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है भाई। जो रेशम का तंतु होता है वो किससे, रेशम के कीट के कोकून से खींचा जाता है। तथा ऊन वो है भेड़ बकरी खरगोश ऊंट और याक आदि के बालों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो 2 चीजों के बारे में मैंने बताया मैं आपको, रेशम, एक तो क्या बताया भाई, एक तो रेशम और एक ऊन। तो रेशम का जो तंतु है वो किससे, रेशम कीट के कोकून से खींचा जाएगा।
और ऊन हम लोगों को जानकारी है ही कि भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट या याक इत्यादि के बालों से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वाले इसने लिख दिया है ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बचता है सिर्फ कौन सा सही, कौन सा गलत, वो आपको मैंने दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी जूट जो नारियल का है वो बाहरी आवरण होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, जूट जो है वो पटसन के रेसे हैं एक्चुअली। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करेंगे भाई। कुछ ऑप्शन दिए इसने, फ्लेक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक और रेशम। अब पूछ रहा है कि उपयुक्त तत्वों में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। अब देखिए, इसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए क्या कह रहा है, उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो जो कपास होता है, जूट जिसे हम फ्लैक्स भी कहते हैं, जूट को क्या कहते हैं भाई, फ्लैक्स भी कहते हैं। तो रेशम और ऊन के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो कपास है और जूट है, इनमें रेशम और ऊन के जो तंतु है वो पादपों जंतु दोनों से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। तो और ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वो संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। दो तंतुओं के बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं, एक है भाई प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु, और दूसरा संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु कौन सा हुआ, जो जंतु और पादपों दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं, और संश्लिष्ट तंतु जो जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है। सिंपल सी बात है। अब इसमें बचा क्या हमारे पास, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये तीनों चीज क्या है, जंतु और पादपों से प्राप्त नहीं की जाती, तो इसलिए ये तीनों किसके उदाहरण हुए, संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हुए। तो क्या क्या है हमारे पास, ये देख लीजिए, पॉलिस्टर बच गया, नायलॉन बच गया और एक्रेलिक बच गया भाई। फ्लैक्स और रेशम, फ्लैक्स को हम क्या कहते हैं, जूट भी कहते हैं भाई। ठीक है, तो फ्लैक्स और रेशम क्या है, प्राकृतिक तंतु हैं, और पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक कौन से तंतु हैं, संश्लिष्ट तंतु हैं भाई। तो ये उदाहरण ही पूछ रहा है। तो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 ऑप्शन देख लो कौन किस किस में सही है। 2, 3 और 4 बिल्कुल ऑप्शन बी सही है भाई, ऑप्शन बी सही है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं भाई। ये देखिए, मैंने बताया था आपको, भारत में पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में या असम में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, देखिए चारों जगह का उसने नाम ले दिया है। यही मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक का जो मैं पढ़ के जिस्ट निकाल के लेके आया हूँ ना, उसका मेन मकसद यही है कि एक क्वेश्चन में वो जनरल क्वेश्चन भूल जाइए आप कि भारत में पटसन की खेती की जाती है, केरल में है कि असम में है कि पश्चिम बंगाल में है कि बिहार में है, कोई एक ऑप्शन चुनना है आपने, नहीं जी। यहाँ आपको एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ही याद करा दूंगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में जो पटसन की खेती है वो प्रमुख रूप से की जाती है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और असम में। ठीक है, अब कूट क्या कह रहा है कि केवल 1, 2 और 3 में, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 में, केवल 1, 3 और 4 में, या सभी जगह। अब इसकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भाई इसमें जो भारत में पटसन की खेती है वो वर्षा ऋतु में होती है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट बात करने वाली, नोट करने वाली क्या है भाई, पटसन की खेती कब होती है भाई, पटसन की खेती होती है वर्षा ऋतु में। ठीक है, अब पटसन की खेती प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ, पश्चिम बंगाल में होती है, एक तो पश्चिम बंगाल में होती है भाई, नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में होती है एक तो, नोट करिए, ये देखिए पश्चिम बंगाल में होती है, केरल में नहीं होती भाई, केरल में नहीं होती, बिहार में होती है और असम में होती है। तो 3 ऑप्शन हमारे सही होगी, 1, 3 और 4। अब देख लीजिए किसमें सही है, ऑप्शन सी में ये सही है। ठीक है, समझ में, आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है जी, कर लेंगे। क्या क्या है, पटसन जूट या पटसन या जूट, ये इन ब्रैकेट आएगा भाई, पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। ठीक है, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ठीक लग रहा है। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ये भी ठीक लग रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा ये पूछ रहा है, कि आगे नीचे चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या पूछ रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या सही है, ये आपने क्वेश्चन मार्क के साथ इसने दिया है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या क्या सही हो सकता है भाई।
देखिए मैं आपको बता दूं, सामान्यतः जनरली जो है पटसन यानी जूट को हम क्या है पादप अवस्था, पादप को जो है पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, मतलब जब उस पर फूल लगे होते हैं, फूल कली के रूप में होता है वो, तभी उसको काट लेते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। अब पटसन के तनों को कुछ दिनों का जल में डुबा रखते हैं। पटसन आपने देखा ही होगा जिससे बांड बनते हैं, खाटे बुनी जाती है ना, यूपी हरियाणा नॉर्दर्न इंडिया में आपने देखा ही होगा। तो पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं, ये भी ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ये जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है, मतलब जल्दी से जो है वो गल जाएंगे उनके तने, तो उनके ऊपर से जो छिलका टाइप है जिसे हम तंतु कह रहे हैं वो अलग कर लिया जाएगा भाई। और कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। कताई की एक प्रक्रिया में क्या करते हैं हम, जो रुई की एक पुंज है, मतलब एक इकट्ठा गट्ठा होगा रुई का, उससे रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। ऐसा करने से क्या होगा भाई, रेशे जो हैं, तंतु जो हैं वो पास पास आ जाएंगे और एक धागे का निर्माण कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारी तीनों ऑप्शन जो है सही नजर आ रहे हैं। तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन है क्या, कहीं तीनों ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 और 3 बिल्कुल सही भाई। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा भाई, यानी 1 2 और 3 सारे सही हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए भाई। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक ही चैप्टर के चल रहे हैं भाई, मैंने बताया 5 से 7 ही मुश्किल तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक ही चैप्टर के, और वो भी मैंने आपको गारंटी दी है इस बात की कि भाई जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो साथ साथ आपने नोट करते रहने हैं ताकि आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भविष्य में भी ना आए। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, निम्नलिखित पर विचार करिए भाई। ठीक है जी, कर लेंगे, करवाओ। क्या कह रहा है, ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस उपर्युक्त में से कौन से जल में विलय हैं, जल में घुलनशील हैं, घुल जाते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। अब क्या है इसमें दिक्कत, देखिए जल में विलय का क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए कुछ पदार्थ हैं और गैस हैं जल में पूर्णतया घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलेय पदार्थ या गैस कहलाते हैं, जल में विलेय। ठीक है भाई, या फिर आप कह सकते हैं क्या, गैस, इनको गैस भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलेय है। ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का रस, ये तीनों क्या हैं, जल में विलय हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं, उन्हें जल में अविलय, जल में नहीं घुलेंगे तो अविलय कहलाएंगे। तो मिट्टी का तेल उसी का एक उदाहरण है जो जल में अविलय होता है। समझ गए आपकी बात। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 को हम चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। देखिए अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जल में विलय हैं, जल में विलय का मतलब है कि 3 हमारे विलय हैं, ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का रस। तो 1 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ये पहले से ही टिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कर लेंगे भाई। स्टील की प्लेट हो गई, तेल लगा कागज हो गया, गत्ते का डिब्बा हो गया और कांच हो गया। तो उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी ट्रांसुलेंट है, पारभासी जिसे हम ट्रांसुलेंट भी कहते हैं, पारभासी को क्या कहते हैं, ट्रांसुलेंट भी कहते हैं। अब कहना है कि इनमें से पता करना है कौन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो पदार्थ जिसके आसपास हम आर पार हम स्पष्ट देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पारदर्शी। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, पारदर्शी। जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पारदर्शी। तथा जिनके आर पार नहीं दे जा सकता उन्हें अपारदर्शी, ओपेक भी बोलते हैं उसको। जिसके आर पार नहीं दे सकते उसे हम अपारदर्शी या फिर ओपेक भी बोलते हैं। लेकिन कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कांच जो है अपारदर्शी, कांच के आप आर पार देख सकते हो ना, और गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी या ट्रांसुलेंट कहते हैं भाई। ठीक है, तो जैसे तेल लगा कागज हल्का सा आपको दिखाई देगा लेकिन आपको साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, पारभासी ट्रांसुलेंट। तो यहाँ पे हमारा जो सही है वो है तेल लगा कागज, यानी स्टील की प्लेट जो है, वो स्टील की प्लेट हमारी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए में क्या है, केवल 2, केवल 2, यानी तेल लगे कागज से ही हम पारभासी या फिर ट्रांसुलेंट कहलाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लीजिए आज के चैप्टर का जो है, चौथे चैप्टर में भी 3 ही क्वेश्चन मिले और पहले चैप्टर में यानी तीसरे चैप्टर में 4 क्वेश्चन थे, तो टोटल 7 ही क्वेश्चन है भाई 2 चैप्टरों के। यही
पढ़ाई की और इस मेरी मेहनत की जो है खासियत है कि आपको एक चैप्टर से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ही दूंगा मैं, लेकिन मज़ा आएगा आपको और हमेशा याद रखने वाली नोट्स आप खुद बनाने पड़ेंगे। देखिए, मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा विद आंसर की, जिससे आपको क्या होगा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर आपको मिल ही जाएंगे पीडीएफ में। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं और पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। बातें तो ठीक सी लग रही है भाई इसकी, देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें जांच करना है भाई। ठीक है, ये हमें जांच करना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो ये लिखी है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, मुझे ठीक लग रही है बात, और कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये कह रहा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक ही पदार्थ से। ठीक है, और पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, ये बात इसकी ठीक लग रही है। अब देखिए, पूछा क्या है भाई साहब ने कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मेरे हिसाब से बी सत्य नहीं है, तो हम बी पे टिक लगा देंगे कि ऑप्शन बी हमारा सत्य नहीं है। ठीक है भाई, तो यहीं पर हम आज खत्म करेंगे। 2 चैप्टर आज कर दिए, 2 चैप्टर मैंने कल किए थे, तो दोनों चैप्टरों को मिलाकर के टोटल हो गए 4 चैप्टर आपके। और ये क्लास 6 की साइंस की बुक है जो मैं आपको शुरू की है। इसके बाद हम 7th 8th फिर बाकी जनरल अवेयरनेस वाली जैसे हिस्ट्री, भूगोल, है ना, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए ख़त्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, जिसमें हम नए चैप्टर पढ़ेंगे और नई जानकारियाँ हासिल करेंगे। तब तक टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।